सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 के जो अभ्यास का प्रश्न उत्तर है, घ से लेकर के च तक, इसके गद्यांश का व्याख्या और इसका प्रश्न उत्तर हम लोग पढ़ेंगे, जो बात नामक पाठ से है। तो इसमें आप देख देख रहे हैं कि जो इसके नीचे 5 प्रश्न लिखे हुए हैं। पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि संदर्भ कैसे लिखना है, आप उसको लिख लेंगे। जो दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आप यहाँ देखिए 2 भाग में दिया हुआ है। मैं आपको अंडरलाइन करके बता देना चाहता हूँ कि ये रेखांकित अंश की व्याख्या कहाँ से कहाँ तक और किस तरह से हमको लिखना है। यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक एक भाग में है कि बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं। प्रीत, बैर, सुख दुख, श्रद्धा घृणा, उत्साह अनुत्साह आदि जितनी उत्तमता और सहजता बात के द्वारा विदित हो सकते हैं, दूसरे रीति से वैसी सुविधा नहीं। घर बैठे लाखों कोस का समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती है। और जो दूसरा आपका भाग है वो यहाँ से है, देखिए ये यहाँ, बातें हाथी पाइए बातें हाथी पाँव, बात से अपने पराए और पराए अपने हो जाते हैं। मक्खी चूस उदार उदार स्वल्प व्ययी, कापुरुष उद्योत्साही एवं युद्धप्रिय शांतिप्रिय शांतिशील, कुमार्गी सुपथगामी अथच सुपंथी कुराही इत्यादि बन जाते हैं। तो इसका व्याख्या आप 2 भाग में है तो 2 भाग में एक ही में मिलाकर कर देना है। ऐसा नहीं कि उसको अलग अलग व्याख्या करनी चाहिए, ये दोनों का व्याख्या एक साथ कर देना चाहिए। व्याख्या कैसे करेंगे कि प्रताप नारायण मिश्र जी कहते हैं कि जिस प्रकार ईश्वर के अनेक स्वरूप होते हैं, उसी प्रकार बात के भी अनेक स्वरूप होते हैं, और उसी तरह से बात के काम भी अनेक प्रकार से देखने में आते हैं। जैसे प्रीत और बैर बात की शैली से ही पता चल जाता है। अगर हम किसी से बात करने का हमारा जो तरीका होता है, उस तरीके से पता चल जाता है हम किसी से प्रेम करते हैं या किसी से घृणा करते हैं। बात की शैली से ही सुख और दुख का भी आभास हो जाता है। अगर हमारे अंदर बात करने की अगर शैली है, तो हम उत्साहित होकर के, प्रसन्नचित्त होकर के अगर हम बात करते हैं, तो अगले को पता चल जाता है कि हम सुखी हैं। और अगर हम थोड़ा-सा मन मलिन करके बात करते हैं, मन को थोड़ा-सा ये दुःखपूर्वक बात करते हैं, तो पता चल जाता है कि हमारे ऊपर कोई दुःख है या हम किसी संकट का सामना इस समय कर रहे हैं। बात के माध्यम से श्रद्धा की भी बात पता चल जाती है, और बात के माध्यम से घृणा की भी बात पता चल जाती है। कोई व्यक्ति हमसे श्रद्धा करता है या घृणा करता है, उसकी बात की शैली से, बात के कला कौशल से पता चल जाता है। इसी प्रकार बात से उत्साह का पता चलता है, बात से अनुत्साह का पता चल जाता है। और ये जितनी बातें जितनी सहजता से और जितनी अच्छी पूर्वक बात के द्वारा जानकारी हो सकती है, विदित हो सकती है, किसी अन्य माध्यम से नहीं हो सकती है। घर से लाखों कोस दूर हमारे जो परिजन रहते हैं, तो उनके पास समाचार भेजने का एक ही तरीका होता है। हम मुख से और लेखनी से यानी कलम से जो भी बात कहते हैं या जो बात लिखते हैं, वह समाचार पत्र के माध्यम से उस व्यक्ति तक पहुंच जाता है। यानी उस व्यक्ति से और हमसे संबंधों को जोड़ने का काम मुख और लेखनी से लिखी हुई बात के माध्यम से ही होता है। आशा करता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी, यानी व्याख्या इसका समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आते हैं जो दूसरे भाग का व्याख्या करना है, जो अंडरलाइन किया हुआ है।
बातै हाथी पाइए बातै हाथी पाँव, बात से पराए अपने और अपने पराए हो जाते हैं। मिश्र जी कहते हैं कि अगर बात करने का सही ढंग हमारे पास है, तो हम अपनी बात से किसी दूसरे के हृदय को जीत सकते हैं, किसी दूसरे के दिल में स्थान बना सकते हैं और हमें पुरस्कार के रूप में हाथी जैसे अनमोल चीज की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन अगर बातचीत करने का ढंग अगर हमारा टेढ़ा है, कड़वा है और किसी से हम कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जो नाराज हो सकता है, जैसे राजा महाराजा या अन्य कोई, तो वह हाथी के पाँव के नीचे हमें कुचलवा करके हमें मृत्युदंड भी दे सकता है। और ये दोनों बातें कैसे हो रही हैं? यानी बात करने से हम किसी के दिल को जीत करके हाथी पुरस्कार में प्राप्त कर सकते हैं और बात करने से किसी को चोट पहुंचा करके हम हाथी के पाँव के नीचे कुचले जा सकते हैं। बात करने की कला से अपने लोग पराये हो जाते हैं और पराये लोग अपने हो जाते हैं। कला अगर बेहतर कला है तो पराये लोग अपने हो जाते हैं और बात करने की कला बेहतर नहीं है तो अपने लोग पराये हो जाते हैं। बातचीत करने से ही या बात करने के ढंग से मक्खी चूस व्यक्ति उदार बन सकता है और उदार व्यक्ति कम खर्चीला बन सकता है। कायर पुरुष युद्ध के लिए उत्साहित हो सकता है और युद्ध चाहने वाला व्यक्ति शांतिप्रिय हो सकता है। बुरे मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अच्छे मार्ग पर चलने लगता है और इसी प्रकार अच्छे मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति बुरे मार्ग पर चलना शुरू कर देता है। ये सारी की सारी बातें बात करने की शैली या बात करने के ढंग से ही हो सकता है। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है, लाखों कोस का समाचार कौन बतला सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, लाखों कोस का समाचार मुख और कलम से लिखी हुई बात ही बतला सकता है। लाखों कोस का समाचार मुख और कलम से लिखी हुई बात ही बतला सकता है। जो चौथा प्रश्न है, 5 वाक्यों में बात का महत्व समझाइए। 5 वाक्यों में बात का महत्व समझाइए। तो पहला वाक्य हो जाएगा, बात से पराए अपने हो जाते हैं। दूसरा वाक्य, बात से अपने पराए हो जाते हैं। वाक्य नंबर 3, बात से मक्खी चूस उदार हो सकते हैं। और चौथा वाक्य, बात से उदार व्यक्ति कम खर्चीले स्वभाव के हो सकते हैं। पांचवा, बात से कायर पुरुष युद्ध के लिए उत्साहित हो सकते हैं। इस तरह से ये 5 वाक्य लिख सकते हैं। हालांकि आगे और भी वाक्य है कि बात के माध्यम से युद्धप्रिय व्यक्ति शांतिशील हो सकते हैं। बात के माध्यम से बुरे मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अच्छे मार्ग पर चलना शुरू कर देता है। तो इस तरह से मैं 7 वाक्य बता दी, इसमें से आप कोई 5 वाक्य लिख लेंगे। जो 5वां प्रश्न है, बातै हाथी पाइए बातै हाथी पाँव का आशय स्पष्ट करिए। तो इसके पहले मैं बता दिया हूँ व्याख्या में ही कि अगर हम बातचीत करके किसी के हृदय में अपना स्थान बना सकते हैं तो हमें पुरस्कार के रूप में हाथी भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन अगर बातचीत करने का ढंग अच्छा नहीं है और किसी के दिल को चोट पहुंचा सकते हैं या किसी के दिल को चोट पहुंचाते हैं तो हमें हाथी के नीचे कुचला भी जा सकता है। इस तरह से ये घ का व्याख्या रहा। अब हम लोग आते हैं अंग पर। अंग देखिए वाक्यांश है और इसके बाद इसके नीचे 5
प्रश्नोत्तर है, जिसमें पहला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ आप लिख लेंगे। दूसरा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, तो यहाँ देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या मैं आपको अंडरलाइन करके बता देना चाहता हूँ कि ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं, और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बातें गढ़ सकना भी ऐसे वैसों का साध्य नहीं। बड़े बड़े विज्ञवरों तथा महामहाकवीश्वरों के जीवन बात ही के समझने समझाने में व्यतीत हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बात का तत्व समझना हर एक किसी के बस की बात नहीं है। यानी कोई बात अगर कहता है तो उसके आशय को समझ पाना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि कभी कभी कुछ बातें संकेत में कही जाती हैं, और जो उस सांकेतिक भाषा को समझ लेता है, सांकेतिक बात को समझ लेता है, वह विद्वान समझा जाता है। और इसके अलावा दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बातें गढ़ पाना भी ऐसे वैसों के लिए साध्य नहीं है। मतलब हम ऐसी कोई बात कहें कि हमारी बात का प्रभाव किसी दूसरे पर पड़े और दूसरी हमारी बात को मान करके हमारा एक तरह से हमारे साथ श्रद्धा का भाव प्रकट करने लगे, हमारा आदर और सम्मान करने लगे, ऐसे वाक्य को गढ़ पाना भी छोटे मोटे लोगों का काम नहीं है, ऐसे वैसों का काम नहीं है। जो बड़े बड़े विद्वान हैं, जो बड़े बड़े कवि हैं, वे पूरी जिंदगी बात को समझने और समझाने में ही व्यतीत कर देते हैं। उनका पूरा जीवन बात को समझने और समझाने में ही व्यतीत हो जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा व्याख्या। इसके बाद आप जो है कि जो तीसरा प्रश्न है कि बालकों की बातें कैसी होती हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि बालकों की बातें, यहाँ देखिए जो मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ ताकि आपको इसका उत्तर समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए बालकों की बातें तोतली और मधुर होती हैं, एक लाइन जोड़ लेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा बालकों की बातें तोतली और मधुर होती हैं। ठीक है। इसके बाद फिर आपका जो चौथा प्रश्न है, इस अवतरण में पाषाण खंड का क्या आशय है, तो लिखेंगे इस अवतरण में पाषाण खंड का आशय पत्थर जैसे कठोर हृदय वालों से है। पत्थर जैसे कठोर हृदय वालों से है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। पांचवा जो है विद्वानों और कवियों का जीवन कैसे व्यतीत हो जाता है, तो इसका उत्तर इस वाक्यांश का जो अंडरलाइन जो किया होगा उसी में है कि देखिए जो प्रश्न है क्या कह रहा है, विद्वानों और कवियों का जीवन कैसे बीतता है, तो लिखेंगे विद्वानों और कवियों का जीवन बात को समझने और समझाने में ही बीतता है। तो इस तरह से आपका ये अंगों का व्याख्या हुआ। अब इसका से हम लोग जो अंतिम ये गद्यांश है और अंतिम गद्यांश का जो प्रश्न है, 5 प्रश्न है, इन 5 प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो इसको मैं पहले बता चुका हूँ, आप इसको लिख लेंगे। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, तो देखिए रेखांकित अंश है, अंडरलाइन करके मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ से देखिए ये यहाँ तक। यद्यपि कभी कभी अवसर पड़ने पर बात के अंश का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं, पर कब जाति उपकार, देशोद्धार, प्रेम प्रचार आदि के समय, न कि पापी पेट के लिए। इसका व्याख्या कैसे करेंगे कि प्रताप नारायण मिश्र जी कहते हैं कि वैसे तो हमें हमेशा अपनी बात पर अडिग रहना चाहिए, हमेशा अपनी बात पर हमेशा स्थिर रहना चाहिए, लेकिन कभी कभी अवसर पड़ने पर अगर हम अपनी बात से डिग जाएं या अपनी बात से थोड़ा हट जाएं तो कोई नीति विरुद्ध नहीं है, कोई पाप नहीं है। लेकिन कब, इसको बताते हैं
कि कब हम अपनी बात से थोड़ा-सा हटें या कब अपनी बात से थोड़ा-सा डिगें। जात्युपकार के समय, माने मानव जाति के उपकार के समय, देशोद्धार यानी देश के उद्धार के समय, प्रेम प्रचार और पूरे संसार में प्रेम को स्थापित करने के समय अगर इन 3 जगहों पर अपनी बात से अगर हम हट करके थोड़ा-सा कुछ बात कर लेते हैं या बात से थोड़ा डिग जाते हैं या अपनी बात को थोड़ा परिवर्तित कर लेते हैं, तो वह नीति विरुद्ध नहीं है और ना ही कोई पाप है। लेकिन पापी पेट के लिए नहीं, मतलब अपने निजी स्वार्थ के लिए बात के रंग ढंग को नहीं बदलना है, बात से डिगना नहीं है। केवल 3 जगह बात बताते हैं कि मानव के उपकार के समय, देश के उद्धार के समय, अब संपूर्ण संसार में प्रेम को स्थापित करने के समय अगर बात से थोड़ा बहुत हम हट जाते हैं, तो कोई बहुत खराब बात नहीं है या नीति विरुद्ध बात नहीं है या कोई पाप नहीं है। इस तरह से इसका ये व्याख्या हो जाएगा। ठीक है? अब इसके बाद से हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। लेखक ने किसे नियमों का उल्लंघन नहीं माना है? इसका उत्तर उसी अंडरलाइन में है कि जाति मानव जाति के उपकार के समय, देश के उद्धार के समय अगर हम बात से थोड़ा हट जाते हैं या बात के ढंग को थोड़ा परिवर्तित कर लेते हैं, तो नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाता है। प्रश्न नंबर 4, मर्द की जबान के चलते फिरते रहने का क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर हो जाएगा, मर्द की जबान का चलते फिरते रहने का यह तात्पर्य है कि अपनी बात पर स्थिर न रहना। इसके बाद अंतिम प्रश्न है, बात का बात के ढंग का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना किस प्रकार नीति विरुद्ध नहीं है? तो इसका भी उत्तर वही हो जाएगा कि मानव जाति के उपकार के समय, देश के उद्धार के समय अगर बात के ढंग को कुछ परिवर्तित कर लिया जाए, तो वह नीति विरुद्ध नहीं है। तो इस प्रकार से ये आपका शेष गद्यांश का व्याख्या रहा और बात नामक जो पाठ है यह पूरा व्याख्या के साथ और अभ्यास के प्रश्नों के साथ आज यहाँ समाप्त होता है। अब इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।